ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डब्ल्यू अपरेंट इन लिक्विड। कि जैसे मान लीजिए लिक्विड के अंदर कोई बॉडी है, ठीक, ये बॉडी, तो इसका जो अपरेंट वेट होगा लिक्विड के अंदर वो डब्ल्यू एक्चुअल माइनस अपथ्रस्ट के इक्वल होगा। तो देखो जो डब्ल्यू एक्चुअल होगा, डब्ल्यू एक्चुअल तो mg के बराबर होगा। तो मास तो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करता है, तो एक्चुअल वेट टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करेगा। लेकिन जो अपथ्रस्ट है ये टेम्परेचर के साथ चेंज करता है, जिसकी वजह से इस अपरेंट वेट पर फर्क पड़ता है। तो अपरेंट वेट कैसे चेंज करेगा टेम्परेचर बढ़ने के साथ, ये हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पर समझेंगे कि अपथ्रस्ट कैसे चेंज करेगा टेम्परेचर के साथ। तो मान लीजिए कि जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर, जब 0 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है, तो वहां पर अपथ्रस्ट की वैल्यू है उस टाइम, अपथ्रस्ट इक्वल टू क्या होता है, वी रो जी के इक्वल, वी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी और रो वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और इनटू जी के इक्वल। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू होगी 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब सपोज दैट T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो एट T डिग्री सेल्सियस F अपथ्रस्ट डैश हो जाता है मान लीजिए, तो वो वैल्यू हो जाएगी V डैश ऑफ बॉडी इंटू रो डैश ऑफ लिक्विड और इंटू जी के इक्वल। अब क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि F अप एट 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन F अप एट T डिग्री सेल्सियस, ये वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी, इसको देखिए हम लिख सकते हैं V नॉट, है ना, रो नॉट इंटू जी। इसी तरीके से अपॉन में ये V डैश ऑफ बॉडी हो जाएगा, यानी कि T डिग्री सेल्सियस पर बॉडी का वॉल्यूम, तो वो वॉल्यूम V नॉट 1 प्लस गामा ऑफ सॉलिड इंटू डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से रो डैश ऑफ लिक्विड, यानी कि T डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड की डेंसिटी, तो ये बन जाएगी रो नॉट, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड की डेंसिटी, और अपॉन, तो ऊपर वैल्यू आएगी 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड डेल्टा टी। ठीक है, और नीचे जी से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये रिलेशन आ जाएगा। अब यहां से देखिए V नॉट से V नॉट कैंसिल, रो नॉट से रो नॉट कैंसिल, G से G कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी, नीचे 1 प्लस गामा सॉलिड डेल्टा टी। तो देखो गामा लिक्विड की जो वैल्यू होती है बेटा, वो गामा सॉलिड से ग्रेटर होती है। तो गामा लिक्विड ग्रेटर देन गामा सॉलिड, तो ऊपर वैल्यू ज्यादा है नीचे वैल्यू कम, तो हम कह सकते हैं कि यहां से जो F अप होगा एट 0 डिग्री सेल्सियस वो ग्रेटर देन होगा F अप एट T डिग्री सेल्सियस, यानी कि बाद में T डिग्री सेल्सियस पर जो अपथ्रस्ट की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। तो हम कहेंगे कि अपथ्रस्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर जाता है। तो जब अपथ्रस्ट डिक्रीज कर जाएगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो अब कम सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, तो अपरेंट वेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि W अपरेंट विल इंक्रीज, W अपरेंट बढ़ जाएगा, यानी कि बॉडी और सिंक कर जाएगी। ठीक है, बॉडी विल सिंक मोर, यानी कि पहले से और ज्यादा सिंक कर जाएगी, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा ये कॉन्सेप्ट? ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। तो देखिए एक्सपेंशन ऑफ गैसेस में जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है, हम लोगों ने देखा था लिक्विड में 2 टाइप का मिलता था, अपरेंट एक्सपेंशन और रियल एक्सपेंशन। ठीक, सॉलिड में 3 टाइप के मिलते थे, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब यहां पर एक्सपेंशन ऑफ गैसेस की बात हो रही है, तो गैसेस जब एक्सपेंड करती हैं तो इसमें जनरली वॉल्यूम एक्सपेंशन ही होता है। तो वॉल्यूम का जो एक्सपेंशन होता है यहां पर, वो रियल एक्सपेंशन मिलता है, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाता है कि जब हम गैसेस को एक्सपेंड करते हैं तो सॉलिड के रिस्पेक्ट में वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर जाती है। सॉलिड का उतना एक्सपेंशन नहीं हो पाता जितना गैसेस का एक्सपेंशन हो जाता है। तो सॉलिड और लिक्विड में क्या होता था कि हम दोनों को आपस में कंपेयर कर लेते थे
लेकिन यहां पर गैसेस का एक्सपेंशन इतना ज्यादा होता है कि सॉलिड के एक्सपेंशन के कंपैरिजन में हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर पाते, क्योंकि सॉलिड का बहुत कम एक्सपेंशन होता है। तो यहां पर अपरेंट एक्सपेंशन वाली बात नहीं आती है। यहां पर हम वेसल के रिस्पेक्ट में गैस कितनी एक्सपेंड कर रही है उसको नहीं देखते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो सॉलिड का एक्सपेंशन होता है बहुत कम हो रहा होता है। तो जितना रियल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस होता है उतना ही अपरेंट एक्सपेंशन की भी वैल्यू आती है। तो यहां पर अपरेंट एक्सपेंशन जैसी चीज नहीं होती है, उसको हम रियल एक्सपेंशन ही कंसीडर करके चलते हैं। तो गैसेस के केस में ओनली रियल एक्सपेंशन of gases exist। ठीक, गैसेस के केस में केवल रियल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ गैसेस नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एक्सपेंशन ऑफ गैसेस होती है बेटा, ये दो टाइप से हो सकती है। गैस को जैसे मान लीजिए एक वेसल है हमारे पास, और इस वेसल में एक पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर गैस भरी हुई है। अब इस गैस को हम हीट अप करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि इसका टेंपरेचर बढ़ाते हैं। और ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन फ्री है, फ्री है। तो जब हम इसका टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अंदर गैस का प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, और जैसे इसे गैस का प्रेशर बढ़ना शुरू होगा तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो जो वो प्रेशर है वो इक्वलाइज हो जाएगा। तो यहां पर प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर चेंज नहीं कर रहा होगा। लेकिन ध्यान से देखिए, जैसे जैसे पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा होगा। तो यहां पर टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम चेंज कर रहा होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा तो डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू वी नॉट और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब गैसेस का केस है तो गैसेस के केस में मान लेते हैं कि यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन अल्फा है, कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा बेटा, ये अल्फा वो अल्फा नहीं है जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन सॉलिड के केस में होता था। ये यहां पर कहलाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा V इज इक्वल टू वी नॉट अल्फा डेल्टा टी के इक्वल, यानी यहां से अल्फा को हम लिख सकते हैं डेल्टा V अपॉन वी नॉट डेल्टा टी। तो ये अल्फा क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस। ठीक है, गैस का कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। बात समझ आ रही है यहां? ठीक है, फिर उसके बाद अगर मान लीजिए यही पिस्टन अगर हम फिक्स्ड कर दें, सपोज दैट एक दूसरी कंडीशन है, इसमें भी वही गैस भरी हुई है और अब इस पिस्टन को फिक्स्ड कर दिया है, अब ये ऊपर की तरफ मूव नहीं हो सकता। तो जब पिस्टन को हम फिक्स्ड कर देंगे और अब इसको फिर से हीट करेंगे यानी कि टेंपरेचर बढ़ाएंगे, तो अब यहां पर इसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। तो जब वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा और इसको हम हीटअप करेंगे तो अब क्या होगा, गैस का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर प्रेशर टेंपरेचर के साथ चेंज कर रहा होगा, यानी कि चेंज इन प्रेशर आएगा। तो चेंज इन प्रेशर इक्वल टू पी नॉट इनिशियल प्रेशर, और अल्फा की जगह दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ले लेते हैं बीटा इनटू डेल्टा टी। ठीक है, तो बीटा भी ध्यान रखिएगा, यहां पर ये कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन नहीं है, ये बीटा जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन ऑफ गैस है। तो बीटा इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इंटू डेल्टा टी। ठीक है, यहां पर बीटा कहलाएगा कोएफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन ऑफ गैस। ठीक है, तो इस तरीके से गैसेस में दो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हो सकते हैं, दोनों वॉल्यूम वाले ही है, मतलब प्रेशर का और एक वॉल्यूम का टेंपरेचर के साथ। तो एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। अच्छा, इनकी जो वैल्यू होती है, अगर आइडियल गैस के लिए हम देखें तो इनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, और ये आपको याद कर लेनी है, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लिख लीजिए यहां पर फॉर आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस
अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 1/273 पर डिग्री सेल्सियस होता है। आइडियल गैस के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट होती है और ये 1/273 पर डिग्री सेल्सियस के इक्वल होती है। क्लियर बेटा? ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दैट इज एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। देखिए जो वाटर होता है, वाटर का जो बिहेवियर है 0 से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में, वो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। जनरली हम लोग जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी सब्सटेंस का या लिक्विड का, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है, लेकिन वाटर के केस में 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज करता है, और उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। तो वाटर का यही जो बिहेवियर है ये एबनॉर्मल बिहेवियर कहलाता है, इसी को बोलते हैं एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो देखिए डायग्राम से हम लोग समझते हैं, सपोज दैट इधर वॉल्यूम है और इधर टेम्परेचर। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम की कोई वैल्यू है और 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हम देखते हैं कि वॉल्यूम इस तरीके से डिक्रीज करता है, यहां पर मिनिमम हो जाता है, और उसके बाद जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज करना शुरू कर देता है। तो यहां पर वॉल्यूम की वैल्यू मिनिमम होती है वाटर के 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो वाटर का यही बिहेवियर जो है वो एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसके जो गामा की वैल्यू होगी, यानी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, वो नेगेटिव होगा, है ना। गामा की वैल्यू नेगेटिव, मतलब ये रिलेशन बनता होगा V इज इक्वल टू V नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी, है ना। तभी तो ये सब्ट्रैक्ट होकर के वॉल्यूम कम हो रहा होता है। और इस तरीके से जब 4 डिग्री सेल्सियस से आगे हम देखेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो यहां वाले रीजन के लिए हम कह सकते हैं कि गामा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो इस तरीके से वाटर का जो बिहेवियर है वो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में एबनॉर्मल होता है। अब वॉल्यूम जब मिनिमम होता है तो अगर डेंसिटी और टेम्परेचर का हम ग्राफ बनाएं तो इसी का जस्ट रिवर्स ग्राफ मिलता है, कुछ इस तरीके से जाता है। तो हम देखते हैं कि जब डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर कंसीडर की जाती है, तो चूंकि वहां पर वॉल्यूम मिनिमम है तो डेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। तो डेंसिटी का अगर हम ग्राफ बनाए टेम्परेचर के साथ तो 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है। ठीक है, क्लियर बेटा? इट इज एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ओके ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग। तो मान लेते हैं कि एक लिक्विड में कोई बॉडी इस तरीके से फ्लोट कर रही है। ठीक है, उसका कुछ वॉल्यूम इनसाइड है और कुछ आउटसाइड है, इस तरीके से ये फ्लोट कर रही है। तो फ्लोटिंग की कंडीशन में इसका जो वेट होगा mg, वो अपथ्रस्ट से बैलेंस्ड हो रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि mg की वैल्यू अपथ्रस्ट के इक्वल होगी। m मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी, ठीक, और इनटू g इक्वल टू अपथ्रस्ट की वैल्यू, जितना वॉल्यूम डूबा हुआ है, मान लेते हैं V इन वॉल्यूम डूबा हुआ है, इनटू रो ऑफ लिक्विड इनटू g, ये अपथ्रस्ट की वैल्यू आ जाएगी। यहां से देखो g से g हम कैंसिल कर सकते हैं, और V इन के अपॉन में V को ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो रो ऑफ बॉडी अपॉन रो ऑफ लिक्विड। तो ये V इन अपॉन V ये क्या कहलाएगा? फ्रैक्शनल इन ऑफ बॉडी। ठीक है, यानी कि इस लिक्विड के अंदर जितना फ्रैक्शन इमर्स्ड वॉल्यूम है बॉडी का, वो वैल्यू फ्रैक्शनल इमर्स्ड वॉल्यूम ऑफ बॉडी। इस फ्रैक्शन को K मान लें या K1 मान लें, तो इसकी वैल्यू V इन अपॉन V हो जाएगी। ठीक, जिस वैल्यू को हम रो ऑफ बॉडी अपॉन रो ऑफ लिक्विड इस रेशियो के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये सपोज दैट 0 डिग्री सेल्सियस पर कंडीशन हमें दे रखी है। अब सपोज दैट टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्रैक्शन
एट टी डिग्री सेल्सियस पर मान लेते हैं कि K2 के इक्वल हो जाता है, तो K2 की वैल्यू हो जाएगी V in अपॉन V एट टी डिग्री सेल्सियस एंड दिस विल इक्वल टू, ये सपोज दैट रो डैश बी अपॉन रो डैश एल के इक्वल हो जाता है। रो डैश बी का मतलब कि डेंसिटी ऑफ बॉडी एट टी डिग्री सेल्सियस और रो एल का मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट टी डिग्री सेल्सियस। और इसको देखो क्या लिख सकते हैं, टी डिग्री सेल्सियस वाली जो वैल्यूज है उसको 0 डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यूज के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये रो ऑफ बॉडी इज इक्वल टू बन जाएगा रो डैश ऑफ बॉडी इक्वल टू रो ऑफ बॉडी अपॉन 1 प्लस गामा ऑफ सॉलिड यानी कि भाई बॉडी इनटू डेल्टा टी। और इसी तरीके से रो एल डैश को लिख सकते हैं रो एल अपॉन 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड इनटू डेल्टा टी। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो ये K1 फ्रैक्शन ये तब जब 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा और ये K2 जब T डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा, तब इस तरीके से फ्रैक्शनल वैल्यू चेंज हो जाएगी। बात समझ में आई बेटा? एक क्वेश्चन करते हैं इसका तो और क्लियर होगा। ओके बेटा, इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, कहते हैं ब्लॉक ऑफ आयरन फ्लोट्स इन Hg एट 0 डिग्री सेल्सियस। एक आयरन का ब्लॉक मरकरी में फ्लोट कर रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर विथ फ्रैक्शन K1। 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका जो फ्रैक्शन है डूबा हुआ वो K1 के बराबर है, और फिर कह रहे हैं 60 डिग्री सेल्सियस पर K2 के बराबर है। तो कहते हैं कि अगर Fe और Hg के कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा Fe और गामा Hg हो तो K1 बाई K2 का रेशियो कितना होगा, यानी उनके फ्रैक्शनल इमर्ज जो हैं उनका रेशियो हमसे पूछा हुआ है कि कितना होगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए K1 की जो वैल्यू आती थी वो V in अपॉन V, ठीक, इनिशियल वाला 0 डिग्री सेल्सियस पर इक्वल टू होता था रो ऑफ बॉडी अपॉन रो ऑफ लिक्विड। ठीक, ये वैल्यू होती थी। फिर उसके बाद K2 फ्रैक्शन एट टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, वो यहां पर 60 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी कि रो ऑफ बॉडी एट 60 डिग्री सेल्सियस अपॉन रो ऑफ लिक्विड एट 60 डिग्री सेल्सियस। तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, रो ऑफ बॉडी एट 60 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हो जाएगा रो ऑफ बॉडी अपॉन 1 प्लस गामा ऑफ बॉडी यानी कि सॉलिड इनटू चेंज इन टेम्परेचर यानी कि 60 के इक्वल आ जाएगा, और नीचे रो ऑफ लिक्विड और अपॉन में चला जाएगा ऊपर की तरफ 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड इनटू 60। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा K1 बाई K2 इक्वल टू, यहां पर देखो ये वाली वैल्यू और यहां पर ये वाली वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू तो यहीं पर ही रहेगी और ये वाली वैल्यू जो है वो ऊपर आ जाएगी। तो ये बन जाएगा 1 प्लस गामा ऑफ सॉलिड इंटू 60 अपॉन 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड इंटू 60। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 प्लस गामा ऑफ सॉलिड का मतलब गामा ऑफ Fe इंटू 60, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस गामा ऑफ Hg इंटू 60। ये रेशियो इन दोनों का आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? ओके। ओके बेटा, तो हम लोगों का थर्मल एक्सपेंशन अब फिनिश हो चुका है। तो नेक्स्ट टाइम पे बेटा हम लोग मिलेंगे अब नए टॉपिक के रिवीजन के लिए, दैट इज कैलोरीमेट्री। ओके, तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।